जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में या गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, यके बाद दीगरे क्लाउड बस्ट हुआ या ग्लेशियर जो है वो फट गए और बहना शुरू हुआ। हम इनको कैसे अलग करेंगे कि ये माहौलियात की तब्दीली की वजह से है या हमारे जो सालाना मौसमी तगय्युरात होते हैं कि ये उस वजह से? क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान पर वो 0 से 10 एडवर्स कंडीशन में है। उसके बीच में इंतहाई खतरनाक मौसमियाती तब्दीली का हम पर असर है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं वो 1 to 2%। क्लाइमेट चेंज इज कनेक्टेड टू एक्सेसिव हीट। दूसरे लोगों की वजह से हमारा दर्जा हरारत बढ़ रहा है और ये वेपर पहले नहीं फटा। यहाँ पर हाइट पे जब जाता है कोल्ड टेम्परेचर मिलता है, इट जस्ट बर्स्ट ओपन। क्या कराची में जो कुछ हुआ उसे भी क्लाउड बस्ट ठीक है? नहीं, कराची का क्लाउड बस्टिंग नहीं है। कराची में एक तो हम 40% गार्बेज नालों में डालते हैं। कराची का अपना एक एरिया, वहाँ पे बारिश गिर रही है और फिर उस पानी को रिलीज कर सकते हैं। हम दुनिया का किया हुआ भुगत रहे हैं और जाहिर है कुछ हमारी अपनी भी खराब है, तो दुनिया हमारी मदद भी तो करे ना। वर्ल्ड बैंक ने 2020 के बाद नाले साफ करने के लिए $8 मिलियन दिए KMC को। कराची में अभी भी वही हालत। फेडरल गवर्नमेंट को तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं, तो पैसों की कमी नहीं है। होल वर्ल्ड इज रेडी टू हेल्प। हम उनको ये यकीन दिलाएं कि हम इसको क्लाइमेट चेंज में यूज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। इस वक्त पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में यानी खैबर पख्तूनख्वा में गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी कैफियत हैं। कई जगह ग्लेशियर बस्ट हो चुके हैं और आए रोज़ की बात बन चुकी है कि आज फलां जगह बादल फट गया यानी क्लाउड बस्ट हो गया और उसके नतीजे में यकायक नदी नाले बह पड़े और उन्होंने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को उजाड़ कर रख दिया। कुछ अर्सा पहले एक ऐसा वाक़या जो अंदोहनाक कहा जा सकता है वो भी पेश आया कि दरियाए सवात में एक पूरा ख़ानदान तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़ा है और यकायक दरिया इतना चढ़ा, उसमें इतनी तुग़यानी आई कि सबको साथ ले गया। कराची में हमने देखा कि बारिशों ने ज़िंदगी को अमली तौर पर मुअत्तल कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान और इस खित्ते के दीगर ममालिक का ये सालाना तजर्बा है कि हमारे यहाँ सावन भादों, उससे जहाँ बहुत सारी रोमानवियत वाबस्ता है, वहाँ पिछले कुछ अरसे से बहुत सारी मुसीबतें भी वाबस्ता हो चुकी हैं। कमज़ोर इमारतें गिरने लगती हैं, शहरों में फ्लडिंग होने लगती है और कई जगह पर सैलाब भी आ जाते हैं। लेकिन इस बार जो कुछ हो रहा है, क्या ये वाकई मॉनसून है या दुनिया में बदलते हुए माहौल या माहौल की किसी ख़राबी का नतीजा है जो आइंदा भी हमें फेस करना पड़ेगी? ये फ़ैसला मैं ख़ुद नहीं कर सकता। इसके लिए खुशकिस्मती ये है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद एहतशामुल हक साहब। सैयद एहतशामुल हक साहब पूरी दुनिया में माहौलियात के हवाले से अपना लोहा मनवा चुके हैं और आज इनकी ये करम नवाजी है कि मैं इनके सामने बैठा हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब एहतशामुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया। एहतशामुल हक साहब, माहौलियात की तरफ बढ़ने से पहले ज़रा मुझे ये बताइए कि आपने ये सिलसिला कहाँ से शुरू किया माहौलियात का? सर, ये इस तरह है कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किया था, मैंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन किया। अच्छा। एंड देन फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी आई डिड माय सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा। व्हाइल सर्विंग देयर एंड बड़े अच्छी हर चीज़ जारी थी। एंड but then we had an unfortunate incident where I had a head injury and I had to decide for early retirement. क्योंकि when you become a category C then you have no future. तो then 85 में मैंने I became a major, तो मैंने अप्लाई किया। 86 में मुझे रिटायरमेंट मिल गया and then I went to America. और फिर अमेरिका में आपने ये काम कैसे शुरू किया? अमेरिका में मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि व्हाट कंपनी आई एम ज्वाइनिंग। दिस कंपनी वेयर आई ज्वाइन एज ए इंजीनियर वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा। वेस्ट मैनेजमेंट इंक 86 में? 1988 में देयर रेवेन्यू वाज $20 बिलियन। अच्छा। और पूरी दुनिया में वो काम करते थे। 80% ऑफ इन्वायरमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट को अमेरिका के ये कंट्रोल करते थे। तो दे गेव मी ए प्रोजेक्ट, वेरी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट। उसको कैसे किया इनोवेटिवली, वो जो नॉलेज मैंने गेन की थी पाकिस्तान में उसी से। तो दैट वन प्रोजेक्ट बिकेम
the forerunner of all the projects in America for that company, because it was so creative and innovative that from a field engineer they promoted me to senior project manager, and I was started designing for them. So it was a very good journey where almost every state has a project जिस पे या तो मेरे साइन है या मैंने उसको बनाया है. अमेरिका की हर रियासत में आपने काम किया है. Almost in every state, because that company had offices everywhere. तो इस तरह से जर्नी शुरू हुआ. And then 1999 में I decided that I'm going to leave my job. I was president of a company and I will go into business. तो हमने एक दुबई में ऑफिस बनाया. And then most of large cities जो कि आपके सऊदी अरब में है वो मैंने डिज़ाइन किए हुए. एक्सीलेंट. अच्छा. रासुल खैमा में हमारा बेस था. तो रासुल खैमा में पहला प्रोजेक्ट जब हमने किया तो दैट बिकेम ए आइडेंटिटी फॉर एवरीबडी टू फॉलो, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट था 2000 में जो वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग पर मुहित था. तो दिस वाज द स्टार्ट. और उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग. तो फिर ये कोई 15 साल पहले क्लाइमेट चेंज का सिलसिला शुरू हुआ. तो बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी, लोगों को, यहाँ के डिसीशंस मेकर को गिफ्ट में भी भेजी. लेकिन वो उनके ऑफिसेज में जब मैं जाता हूँ तो वो किताब शेल्फ में रखी हुई है, बट नोबडी रेड इट. अच्छा. सो वार्निंग वी हैड वाज 15 to 20 years ago. तो नाउ, इवन नाउ वी डोंट बिलीव दैट वी आर इन क्लाइमेट चेंज. पॉल कैनेडी की एक किताब है जिसमें प्रिपेयरिंग फॉर 21st सेंचुरी. हाँ. उन्होंने उस किताब में एक बाब बांधा है और ये मिड 90s में लिखी गई थी. तो इस किताब में उन्होंने एक बाब दिया है जो बाकायदा तौर पर माहौलियात के बारे में है, क्लाइमेट चेंज के बारे में. और उन्होंने बताया था कि किस तरह बांग्लादेश जो है वो बाकायदा तौर पर ज़मीन में वो समंदर में धंसता चला जाएगा, पाकिस्तान में क्या होगा, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में क्या होगा, ये सब कुछ उन्होंने कहा था. तो वो उस वक्त भी नहीं पढ़ रहे थे. तो आपका तजर्बा ये है कि पाकिस्तान के अंदर या कहीं भी, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर लोग इस हवाले से अवेयरनेस ही नहीं है. अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है. अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, हम इसको ज़रा शुरू करते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में या गिलगित बल्तिस्तान में हुआ कि यके बाद दीगरे क्लाउड बस्ट हुए या ग्लेशियर जो है वो फट गए और बहना शुरू हो गए. हम इनको कैसे अलग करेंगे कि ये माहौलियात की तब्दीली की वजह से है या हमारे जो मामूल के सालाना मौसमी तगय्युरात होते हैं कि सर्दी का महीना ये है, बारिशों का महीना ये है, ये उस वजह से? ये अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल. क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान पर वो 0 to 10 एडवर्स कंडीशन में है. 0 to 10 के स्केल पे आप लें, उसके बीच में इंतहाई ख़तरनाक मौसमियाती तब्दीली का हम पर असर है. अच्छा. लेकिन हम जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं वो 1 to 2% है. इसीलिए एंटायर वर्ल्ड वांट्स टू हेल्प अस. वो फाइनेंस भी करना चाहते हैं, वो हमें टेक्निकली गाइड भी करना चाहते हैं कि पाकिस्तान पर जो ये तबाही उनकी वजह से आ रही है उसका तदारक हो सके. तो अब आपने जो ज़िक्र किया खैबर पख्तूनख्वा का, तो हम खैबर पख्तूनख्वा में जो नॉर्मल होता था वो अब नॉर्मल नहीं रहा. अब नॉर्मल ये है कि बहुत ज़्यादा तबाही आएगी. जैसे बुनेर में कितने 200-300 लोगों का 300 लोग जान ज़िया हो गई. और तो अब यह है कि इसको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ ले जाएं. वाई दिस इज़ हैपनिंग? क्लाइमेट चेंज इज़ कनेक्टेड टू एक्सेसिव हीट. ठीक है. दर्जा हरारत बढ़ेगा, दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और दूसरे लोगों की वजह से हमारा दर्जा हरारत बढ़ रहा है.
अब ये दर्जे हरारत, लेकिन लोकली भी हम कुछ हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से दर्जे हरारत बढ़ रहा है। पहले मैं आपको वो गिनवा दूं कि किस वजह से दर्जे हरारत बढ़ रहा है। नंबर 1, हमारी इंडस्ट्रियल एमिशंस कंट्रोल में नहीं है। हमारे जो ओपन डम्प्स हैं, जब डीकम्पोज होता है गार्बेज तो वो हीट जनरेट करते हैं। हम क्रॉप्स को जलाते हैं, क्रॉप्स का जो रेजिड्यू है उसको जलाते हैं, उससे हमारा हीट जनरेट होती है। और सबसे ज़्यादा व्हीकुलर एमिशंस, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में हम अभी तक यूरो 2 फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया यूरो 6 इस्तेमाल करती है। यहाँ पर रिफाइनरीज को गवर्नमेंट ने कहा था कि आप यूरो 5 बनाएं, तो वो आज बनाएंगे, कल बनाएंगे। अगर हम सिर्फ ये चेंज कर लें तो हीट काफ़ी कम हो सकती है। अच्छा, अब जब एक्सेसिव टेम्परेचर हो गया तो सारी वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग सी जी, वो एवापोरेशन ज़्यादा होती है। तो एवापोरेशन ज़्यादा है और मैदानी इलाकों में उसके पास वो कंडीशंस नहीं है कि वो बरस सके पानी, तो वो ट्रैवल करता है। वो ट्रैवल करते करते खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाता है, आज़ाद कश्मीर पहुंच जाता है, गिलगित बल्तिस्तान पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद हाइट गेन करके, हाइट पे कंडेंसेशन होती है और सडन होती है। व्हेन इट इज़ अ सडन कंडेंसेशन, तो जब बारिश अचानक एक छोटे इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अच्छा ये बताइए कि जो क्लाउड बस्ट है और आम बारिश है, इन दोनों में हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं? फ़र्क ऐसे करते हैं कि एक ख़ास किस्म का क्लाउड है, इसमें वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड वेपर है। ठीक है। और ये वेपर पहले नहीं फटा, यहाँ पर इसको हाइट पे जब जाता है तो सडन जब इसको कोल्ड टेम्परेचर मिलता है तो इट जस्ट बर्स्ट ओपन और वो क्लाउड बर्स्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ी मज़े की बात है कि आप इन क्लाउड्स को ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, जब यानी हम फोरकास्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ है जिसका नाम है डॉपलर वेदर रडार। ये रडार अगर आपको किसी ने तोहफे में दिए तो वो शायद ज़्यादा एडवांस ना हो, लेकिन जो एडवांस रडार है वो ये करता है कि अपनी एनर्जी को बादल में भेजता है और बादल से फीडबैक लेता है। तो वो वाले जो रडार्स हैं वो हमें लगाने चाहिए। अब पूरे इस्लामाबाद तक रडार लगे हुए हैं। आपको ताज्जुब होगा कि KPK में कोई रडार नहीं है। हैरत की बात है। नहीं, हैरत इसलिए नहीं है कि वो हमारे जैसे साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, वो कहते हैं कि हाइट्स हैं इसलिए रडार की रेंज लिमिट हो जाती है। भाई, इतनी जानों के ज़िया के मुकाबले में अगर आपने 20 रडार लगा दिए और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से डाटा शेयर कर रहे हैं और $20 मिलियन भी खर्च हो गए, तो वो इतनी जानों के तो बड़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। तो ये कि वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, ये बात ठीक नहीं है। और फिर जब आपको ये पता है कि इस्लामाबाद में ट्रैक हो गया और ये कहाँ जा रहा है, तो आपको कम से कम 12 घंटे की वार्निंग मिल जाती है। और 12 घंटे की वार्निंग में आप क्या करें, KPK वगैरह में ट्रैफिक बंद कर दें 2-3-4 घंटे के लिए, जो लोगों को निकाल लें। एक विलेज में हुआ है कि वो गिलगित में हुआ वो है जी, वो गिलगित में हुआ कि चरवाहे ने वो बताया, बिल्कुल उसने बताया कि वो अब आना है, ग्लेशियर बस्ट हुआ पत्थर आने वाले हैं। ग्लेशियर बस्ट हो रहा है, तो इस वजह से तुम निकल तो जाओ। ये ग्लेशियर बस्ट होना भी गर्मी की वजह से है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और वी आर माशाल्लाह वेरी रिच इन ग्लेशियर्स, लेकिन वो गर्मी से पिघलना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सेसिव हीट को कंट्रोल करना है और ये मुश्किल नहीं है। ये अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे अभी आपने कहा कि दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ाने में पाकिस्तान का किरदार कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन अब इसमें हमारा क्या, हम इसको कुछ रोकने में मददगार हो सकते हैं? 1,
और 2 ये है कि क्या हम सिर्फ रिसीविंग एंड पे हैं कि इसको फेस करें बस? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ये है कि हम लोकल इन्वायरमेंट को इतना अच्छा कर लें कि हमारे पर इम्पैक्ट कम हो जाए। अगर लोकल इन्वायरमेंट हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, तो हमने इस पे बड़ा प्लान करके काम करना है कि हम कहाँ कहाँ से हीट को कम कर सकते हैं। देखिए, कोई एनफोर्समेंट नहीं है, इंडस्ट्री पे कोई एनफोर्समेंट नहीं है। आप ये साहिवाल में कोल प्लांट लगा हुआ है ना, जी बिल्कुल। वहाँ पर आप अगर फार्म्स में जाएं तो कोल डस्ट की एक तय मिलेगी आपको। अच्छा। तो इन्वायरमेंट को तो हम बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते ना। एंड दैट कंपनी इज मेकिंग मनी हुएवर इट जी इज। बिल्कुल, दैट इज तो चाइनीज कंपनी। हमें बड़ा प्रोग्राम्स बना के, एनफोर्समेंट हमारी बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए, लॉ है पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट के लॉ की बात कर रहा हूँ। पंजाब गवर्नमेंट का लॉ है कि जो भी पोल्यूट करेगा अंडरग्राउंड वाटर को, कैनाल वाटर को, उस पर 10,000 रुपये फ़ाइन होगा, और अगर वो करता रहेगा तो रोज़ाना 10,000 रुपये होगा, और उसके बाद ही कैन गो टू जेल ऑल्सो। पंजाब का सिंपल सा लॉ है, हालांकि बाहर तो बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, लेकिन कोई एनफोर्समेंट उसकी नहीं होती। आपको एक रीसेंट बात बताऊं, उस पर कभी आपसे मैं गुफ्तगू करूँगा, और आपने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है कि पहले हमारे पास बहुत सारे डंप हैं, छोटे बड़े, शहर में, गांव में। जी। रिसेंट एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि हर तहसील में सफाई होनी चाहिए। वेरी गुड, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, लेकिन उनको ये अलाउ कर दिया कि हर तहसील में कचरा बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के फेंक दें। उनका कोई लाइनर सिस्टम नहीं है, उनका कोई वो नहीं है। तो व्हाट हैपेंड कि अंडरग्राउंड वाटर इन हार्टलैंड ऑफ एग्रीकल्चर वो सारा तबाह हो जाएगा 2-3 साल में, एंड यू विल नॉट हैव एनी सेफ फूड सप्लाई चेन इन पाकिस्तान। यानी हम हर तरफ से इसको तबाह करने पे तुले हुए हैं। हाँ, देखिए, पानी पानी रोते हैं ना हम जी। तो अंडरग्राउंड वाटर आप तबाह कर रहे हो। अच्छा, ज़रा वापस आ जाइए उस पर, मौसमों वाली बात पे, कि जो इस वक्त इमीडिएट हमें जिस चीज़ का सामना है, एक तो है खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे आपने बताया, क्लाउड बर्स्ट हो गए। क्या कराची में जो कुछ हुआ उसे भी क्लाउड बर्स्ट ही कहेंगे? नहीं, कराची का क्लाउड बर्स्टिंग नहीं है। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कराची में एक तो हम 40% गार्बेज नालों में डालते हैं, तो पानी जा नहीं सकता आगे। दूसरा, एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की बात है प्लानर्स को भी, कि कराची का अपना एक एरिया है, वहाँ पे बारिश गिर रही है। एक कराची के बाहर का एरिया है जिसको हम कहते हैं कैचमेंट एरिया आउटसाइड कराची। वहाँ से 3-4 स्ट्रीम्स हैं जो पानी लाती हैं। जी ठीक। अगर वो पानी जो वहाँ गिर रहा है कैचमेंट एरिया में, उसको हम 2 घंटे या 4 घंटे रोक लें, तो इस दौरान कराची के अंदर जो पानी गिर रहा है वो चला जाएगा समंदर में, और फिर उस पानी को रिलीज़ कर सकते हैं। वो कैचमेंट एरिया में लोग कहते हैं हम डैम बनाएंगे। डैम बनाने में साल लगते हैं, पैसे नहीं होते, लेकिन एक बड़ा सिंपल तरीका है जो हमने कैलिफोर्निया में भी अडॉप्ट किया है, मैंने भी डिज़ाइन किए हैं वो। उसको हम कहते हैं रिटेंशन एंड डिटेंशन बेसन। तो एक बहुत बड़ा तालाब समझ लें आप, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक वो 2 घंटे तक बारिश को रोकेगा, और उसमें हम वेल्स लगा देते हैं, डीप वेल्स, तो ग्राउंड वाटर भी चार्ज हो जाता है। ठीक। तो उस तरह का एक इंतज़ाम हम करें, और कराची में इतने लोग हैं पैसे वाले, वो बिजनेसमैन इनको बना सकते हैं। 4-5 नाले उन पे बना दें आप, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा आसान तो है। जो नालों की सफाई है वो तो हमारी हुकूमत सिंध बताती है हमें, और फिर हमारी कराची की बल्दिया भी बताती है कि बस ये देखें हो गए, हमने तो नाले साफ़ कर दिए थे, अब पानी बहुत आ गया, बारिश बहुत ज़्यादा। नहीं, ये बात गलत है। मैं तो कराची में रहा हूँ और नाले के पास ही रहा हूँ, तो आपको मैं आपके लिए कुछ वीडियोस में दिखाऊंगा कि लाहौर में इस वक्त भी
लाहौर में इस वक्त भी DHA में नाले भरे पड़े हैं गार्बेज से। तो वो क्या होता है कि जब तेज़ बारिश हो रही थी तो पानी नाला हैंडल नहीं कर सकता, वो वापस बाहर आ रहा था। तो उसका जो कंटामिनेटेड वाटर है वो भी वापस आ रहा है आपका। तो ये है कि ये कहते हैं, अभी मैं आपको एक रिसेंट बात बताता हूँ। एक अरबाब चांडियो हैं, जी जी, उन्होंने वीलॉग किया था 18 और 19 की रात को। वो ये कह रहे थे कि हज़ारों लोग मेरे साथ अपने ऑफिस से घर की तरफ पैदल जा रहे हैं और हम 7 घंटे में अपने घर पहुँचे और हम घुटनों से लेकर कमर तक के पानी से गुजरते आए। लेकिन वो विद ड्यू रेस्पेक्ट मेयर साहब कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे नाले साफ़ हैं। तो हमें न सिर्फ इन नालों की, आप सवात की जो बात कर रहे थे ना, जी जी, तो उन लोगों को इजाज़त किसने दी है इतना अंदर दरिया के आप दरिया के रास्ते को रोकेंगे तो दरिया आपको मारेगा। उसके रास्ते को मत रोकें, उसका नेचुरल रास्ता है, उसको जाने दें। और फिर वार्निंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ये हमें, जब हम दुनिया का किया हुआ भुगत रहे हैं और ज़ाहिर है कुछ हमारी अपनी भी खराबी है, तो दुनिया हमारी मदद भी तो करे ना फिर। बहुत ज़्यादा कर रही है। वर्ल्ड बैंक ने 2020 के बाद नाले साफ़ करने के लिए $8 मिलियन दिए KMC को, कराची में। कराची में। अभी भी वही हालत है। अभी उन्होंने एक और लोन दिया है उनको सैनिटेशन और इसका $240 मिलियन। और फेडरल गवर्नमेंट को तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं वो। तो पैसों की कमी नहीं है। होल वर्ल्ड इज़ रेडी टू हेल्प अस, लेकिन हम उनको ये यकीन दिलाएं कि हम इसको क्लाइमेट चेंज में यूज़ कर रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या आप समझते हैं कि क्या हमारे यहाँ पैसे इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं होते, या ये तो आपको मेरे से ज़्यादा पता है अच्छा कि पैसे इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते हैं। ये एक सैड स्टोरी है, हमारी बदकिस्मती है कि मेरे पास सर 18 सिटीज़ थे अमेरिका में। हर सिटी का मेरा बजट $300 मिलियन था, ठीक है जी। और ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक पैसा भी इधर उधर खर्च हो जाए। वहाँ के लॉज हैं, वहाँ का उसूल है। यहाँ पर अभी जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में चल रहा है, मैं आपसे बात करता हूँ, लैंडफिल का कॉन्ट्रैक्ट ये एक नो लिमिट कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, जिसको इन्वायरमेंट का कुछ पता नहीं है, जिसको लाइनर का कुछ पता नहीं है। तो ये है कि हमें पैसे को जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए और उसके इस्तेमाल से हमारी मुश्किलात कम होंगी। NDA में बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो तो रेस्क्यू में है ना फिर। हाँ, तो अब यह है कि अब आप हर एक आदमी, अभी मैं यही कह रहा था, आज मैंने एक वीलॉग किया था कि रेस्क्यू हम ये कर लेंगे, हम इनको बचा लेंगे, इस तरह कर लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा स्टॉप द कॉज, उसको मिनिमाइज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हम हीट, अगर जब आप कहते हैं कि हीट जनरेट हो रही है, तो हम 2-3 जगहों से हम देखते हैं कि हीट जनरेट हो रही है। इंडस्ट्री पाकिस्तान की कुछ हीट जनरेट करती है, लेकिन मसला ये है कि अब इंडस्ट्री हमारी स्क्वीज होती चली जा रही है, एक्सपेंड नहीं कर रही हमारे अपनी माशी कंडीशन से। दूसरा, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत हमारे यहाँ इस वक्त गाड़ियों की पॉपुलेशन फिर भी कम है, और फिर गाड़ी और ज़ाती सवारी पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। तीसरी चीज़, जंगलात को अब तक अपने पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा एक ही शख्स ने बनाया, उनका नाम था इमरान खान। इमरान खान साहब ने जंगलात के हवाले से एक पॉलिटिकल विल का इज़हार किया। अब आप ये बताइएगा कि हम, जाहिर है फैक्ट्रीज़ की हमें ज़रूरत है, हमें अपनी मुआशी तरक्की के लिए बड़ी फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत है, तो वो जब माहौलियात की बात करते हैं तो अमेरिका जैसा मुल्क भी कहता है कि जनाब हम तो नहीं कर रहे, बल्कि रिसेंटली वही सबसे बीमारी की जड़ वो है। देखिए, अमेरिका ने तो, अमेरिकी हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है
हाल ही में जो 5 से 14 अगस्त तक जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो ये है कि भाई आपने अपने अपने काम करें, प्लास्टिक पे हमें पाबंद ना करें, हम किसी इंटरनेशनल ट्रीटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। नहीं, वो तो पेरिस अकॉर्ड से निकलना जी, चाहता है ना। वो तो निकलना चाहते हैं। तो हमारे फिर खराबी वो कर रहे हैं, हम गरीब भुगत रहे हैं। हाँ। इसका क्या हल है? देखें, इसका ये है कि देखें, हमें चाइना से बहुत बड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए। चाइनीज़ ने अपने पोल्यूशन को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया है। एक तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल कब से बनाना शुरू कर दिए हैं, तो हम इन गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएं। मैंने आपसे जिक्र किया था कि यूरो 2 फ्यूल से हम यूरो 5 फ्यूल पे जाएं, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा हीट जनरेशन में। उसके बाद जंगलात की आपने जो बात की है, पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान का 5.1 to 5.3 एकड़ रकबा जंगलात में है, सिर्फ 5 से तकरीबन 5.1 to 5.3 है। % जी। अच्छा, इसमें से मैक्सिमम खैबर पख्तूनख्वा में है और आज़ाद कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है। पिछले 10-15 साल में हमारा 11% जंगलात का एरिया कम हुआ है। रीज़न, एक तो बहुत बड़ा टिम्बर माफिया है, वो है हर जगह, सबको जी, पता है। सब जानते हैं जी। उसके बाद इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज़। उसके बाद जो आदमी बर्फ़बारी में रहता है उसको लकड़ी चाहिए ना जलाने के लिए, तो उसको आप अल्टरनेट फ्यूल दें ताकि वो लकड़ी ना काटे। और माइनिंग, अब एक ट्री लाइन की एक हद होती है, एक हाइट है। अब ट्री लाइन के नीचे आपने कहा कि मार्बल निकाल लो, तो आपने सारे स्ट्रेटा को लूज़ कर दिया। तो जब बारिश होती है तो फिर आपके पास बोल्डर भी आएंगे, आपकी तबाही भी होगी, आपके घर भी तबाह होंगे। तो बहुत सारी जंगलात का बहुत बड़ा हिस्सा है। देखें, जंगलात का जो आपने जिक्र किया था बिलियन ट्रीज़ वाला, जी। हार्वर्ड मैगजीन के कवर पे ये चीज़ छपी थी और बहुत बड़ा आर्टिकल उसके अंदर था कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन जब दूसरी गवर्नमेंट चली जाती है तो हम पुरानी गवर्नमेंट को बिल्कुल स्लेट को क्लीन कर देते हैं। तो ये जो अच्छे प्रोग्राम है उनको चलना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो हमारा वेदर फोरकास्ट सिस्टम है, क्या हमारे पास फौरी इलाज तो इसका ये नहीं है? हाँ, वेदर फोरकास्ट सिस्टम में मैंने जैसे बताया आपको, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमें जापान ने 5 रडार दिए और एडीबी ने 3 या 4 रडार दिए। अब ये रडार लगे हुए हैं कराची में, सखर में, मुल्तान में, लाहौर में, सियालकोट में और रावलपिंडी में। और ये कितने एडवांस हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो एडवांस रडार्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इन अर्ली वार्निंग एंड फोरकास्ट, करेक्ट फोरकास्टिंग ऑफ वेदर। मतलब आप अगर 10 स्क्वायर माइल के एरिया में बता दें कि क्लाउड बर्स्ट होगा तो दैट्स गुड इनफ। तो जो शहरी इलाके हैं उनके बारे में आपका क्या? किसके? शहरी इलाके जो है, जैसे कराची है, लाहौर है, देखें, जहाँ पे पानी बस आता है तो फिर नहीं, शहरी इलाकों में हर शहरी इलाके में पानी कहीं ना कहीं से आता है ना, बाहर से आता है। वहाँ जो गिरता है वो तो कुछ भी नहीं होता। यानी अब उसके लिए तो आपने मशवरा दिया कि वहाँ पे आप तालाब बना लें वक्ती तौर पे, हाँ, वो ज़मीन खोद लें, वहाँ पे पानी जमा हो और उसके बाद अव्वल तो वो नीचे चला जाए वरना समंदर में डाल दिया जाए। मैंने बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, आपसे शेयर कर दूंगा। देखें, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये जो इस्लामाबाद में जो साना हुआ जी, जिसमें वो कर्नल साहब की जी। वो जगह मैं कई दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ पहले भी। इसमें एक मैप से मैंने ये बताया है कि पानी कौन कौन ला रहा है, कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पानी लाते हैं। तो जहाँ वो स्ट्रीम्स हैं वहाँ पे आप डिटेंशन पॉइंट बना दें तो
ये तबाही दोबारा नहीं होगी। और ये बड़ा चीप है, इसके 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। मेरा ख्याल है 3 या 4 नाले आ रहे हैं। ये हमने एक उसका प्रॉपर मार्क किया हुआ है कि कहाँ कहाँ बनने चाहिए। तो अगर वो अच्छा, एनीबडी वांट्स इट, नॉलेज, माय नॉलेज इज फ्री फॉर पाकिस्तान। एनीबडी वांट्स इट टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, दे हैव टू जस्ट आस्क। ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान में काम क्यों नहीं किया? आपने अमेरिका, पाकिस्तान में, दुबई, अमारात, सऊदी अरब। पाकिस्तान में एक रीज़न मैं बताऊंगा, दूसरा नहीं बताऊंगा। एक रीज़न ये है कि इफ़ यू डोंट कंप्लाई विद इन्वायरमेंटल रेगुलेशन और आप 10 रुपए का कचरा उठा रहे और $1 बिलियन का आप लॉस कर रहे हैं। लखोडेर लैंडफिल अलोन, जिसने सारा अंडरग्राउंड वाटर तबाह कर दिया है, उसकी रेमिडिएशन विल कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा, वंस द वाटर, अंडरग्राउंड वाटर इज कंटामिनेटेड, यू कैन नेवर रेस्टोर इट टू ओरिजिनल कंडीशन। चाहे आप कितनी टेक्नोलॉजी डाल दें, कितने पैसे डाल दें, ईयर्स एंड ईयर लगते हैं। मैं आपसे एक मिसाल शेयर करता हूँ। फ्लोरिडा में एक जगह है जिसको एवरग्लेड्स कहते हैं। जब वहाँ पर गन्ने की काश्त शुरू हुई तो पानी सारा ख़राब हो गया। गन्ने की काश्त से? गन्ने की काश्त से, जो उसमें से सर यूरिया जब हम डालते हैं तो आधा यूज़ होता है, आधा पानी के साथ बह जाता है। तो वो इतना ख़राब हो गया कि सारी सी लाइफ मर गई और सारे दरख्त मर गए। उस पर सॉरी, वो एक अमेरिका में ये कि ऐसे प्रोजेक्ट जो इंतहाई ख़राब हो चुके हैं उनके लिए एक फ़ंड है, उसको सुपर फंड कहते हैं। तो सुपर फंड ने पिछले 10 साल में $20 बिलियन खर्च किए हैं। रिसेंट रिपोर्ट में पढ़ा था, उसने कहा देयर इज़ ए स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन एक्वेटिक लाइफ। तो ये बहुत ही, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अंडरग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करके। ऊपर वाला पानी संभल नहीं रहा, नीचे वाले पानी को हम खराब किए चले जा रहे हैं। अब आप जितने डैम बना लें कुछ नहीं होता। क्यों? इसलिए कि सर जो अंडरग्राउंड वाटर से क्रॉप, सॉइल आपने सो की है, वो सॉइल कंटामिनेट हो गई। उसके बाद आपका सारा खाना कंटामिनेट हो गया, आपकी सारी फसलें कंटामिनेट हो गई। आप कराची की सारी सब्जियों को लाएं ना, नहीं कराची की नहीं, लाहौर की, उनको टेस्ट करें, उनमें हंड्रेड्स ऑफ टाइम हैवी मेटल जो रेगुलेशन है उससे ज़्यादा होगा। सब्जियों के अंदर? सब्जियों में सर, यहाँ की सब्जी तो आप खा ही नहीं सकते। आप कसूर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे टेनरीज है, लोगों ने पाइपलाइन तोड़ के सीवरेज की उससे काश्त की हुई है। तो हम एक ऐसे डिज़ास्टर से, ऐसी तबाही से गुजर रहे हैं कि इसको रोकने के लिए बहुत मेहनत, काविश और डिसीशन मेकिंग करनी चाहिए। अगर डिसीशन मेकिंग नहीं होगी तो ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं। पॉलिटिकल विल आपको दिखाई देती है? पॉलिटिकल विल, अब आपने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जो मेरे उसमें नहीं आता। पॉलिटिकल विल इज़ द वीकेस्ट पॉइंट इन क्लाइमेट चेंज एंड सेविंग द एनवायरनमेंट। स्पेशली सर सिंपल है, लैंडफिल तो आप ठीक कर सकते हैं ना, उसमें तो कुछ भी नहीं है। आप लाइनर सिस्टम बनाएं जैसा कि पूरी दुनिया में होता है और सेफली डिस्पोज करें। तो ये मैं आपसे बात, लाइनर सिस्टम से क्या मुराद है? जी, लाइनर सिस्टम से सर वो मैं आपको बताऊंगा। जब आप लैंडफिल को बनाते हैं तो उसका एक कानून है जी कि नीचे पानी नीचे नहीं जाएगा, नीचे का पानी ऊपर नहीं आएगा। जो जूसेस निकलेंगे उनको आप स्टोर करेंगे और उनको आप ट्रीट करेंगे। तो एक नीचे लाइनर लगाते हैं जिसको हम अल्टरनेट या क्ले लाइनर कहते हैं। उसके बाद हम एक हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन लाइनर लगाते हैं। उसके बाद हम एक ड्रेनेज लेयर बनाते हैं। फिर हम एक्सट्रैक्शन सिस्टम बनाते हैं नीचे का,
और उसका ट्रीटमेंट सिस्टम बनाते हैं। ये नॉर्मल है। अच्छा, ये दुनिया भर में ऐसे ही होता है। इट इज नथिंग एक्सेप्शनल। हम तो बस एक जगह ला के उल्टा देते हैं। हाँ, वो खड्डे में डाल देते हैं। तो ये बड़ी ज्यादती है हमारे साथ। मैं आज ये देख रहा था कि ये डिसीजन मेकर्स का तकब्बुर है, बड़ापन है, या लैक ऑफ नॉलेज है, या हमारी बेबसी है कि हम इस हालत में हैं। ये बताइएगा कि अगर हम आज एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहां पे हम सारे फैसले फौरी तौर पर ठीक करना शुरू कर देते हैं, हमें अगर दुनिया मदद करती है, हम वो पैसे राइटली नालों पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नालों की सफाई का तरीका भी है कि अंदर से गंद निकालो और किनारे पे ढेर कर दो। हाँ, ये इसी ही सफाई होती है। जी, हमारी सफाई भी यही है। अगर आज हम खुद को ठीक करें तो कि कब तक हम इन चीज़ों पे काबू पा सकते हैं? मैक्सिमम 2 years। मैक्सिमम 2 years। सर, आपकी विल होनी चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। सर, मेरा जो प्रोजेक्ट्स अप्रिशिएट हुए थे ना अमेरिका में, जी, क्रिएटिव डिज़ाइन एंड इनोवेटिव इम्प्लीमेंटेशन, उस पर 3 दफ़ा मुझे अवार्ड मिल चुका है वहाँ पे। तो ये आपका थॉट प्रोसेस आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। और हमारा क्या है कि हमारे जो बेस्ट डिज़ाइनर्स हैं पाकिस्तान में, कट एंड पेस्ट करते हैं यूरोप के प्रोजेक्ट से, जो हमारे यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। अब स्पेसिफिक में चीज़ों पे आपसे किसी वक्त मैंने एक दफ़ा, मैं जब कवर करता था बिज़नेस को, तो उस ज़माने में, ये लेट 90s और अर्ली 2000 की बात है, कि उस वक्त बहुत सारा काम हो रहा था कि जी मशीनें ऐसी लगा दी जाएं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में कि जो वाटर कंटेमिनेशन को कंट्रोल करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगें वगैरह वगैरह। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त भी बिजनेसमैन ये कहते थे कि अगर हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम तो नहीं कर सकते, हमारे लिए तो ये बिल्कुल बेफ़ायदा चीज़ है। मैं आपसे शेयर करता हूँ इंडस्ट्री के हवाले से। एवरी इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सम स्पेसिफिक ख़ास किस्म के हैज़र्डस कंपोनेंट्स। मोस्टली दे डोंट डू इट, बट जो करते हैं वो हर एक का अपना एक हैज़र्डस वेस्ट का सिस्टम है। तो सिर्फ वो हैज़र्डस वाला जो उसका ख़तरनाक वाला पोर्शन है, सिर्फ उसका ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, पूरे का ना बनाएं। फिर जो बाकी पानी बचता है उसको हम कहते हैं कॉमन अफ्लुएंट प्लांट, एक कॉमन प्लांट जिसमें आप डाल दें और वहाँ पर वो ट्रीट हो जाएगा। लेकिन एक मैं स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये प्रोसेसिंग ऑफ हाइड्स, चमड़ा बनाने की जो इंडस्ट्री है, उसको प्रोसेस करने के लिए आप बहुत ही ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स यूज़ करते हैं। अब आप सिर्फ उसको ट्रीट कर दें, बाकी पानी को जाने दें। अब कसूर में था पहले, अब सियालकोट में बनाया उन्होंने, एक ये उसको शिफ्ट किया है सियालकोट में। मैं एक दफ़ा मैंने उनको बताया, मैं गया वहाँ पे, उनको प्रेजेंटेशन दिया। कैन यू बिलीव कि एक आदमी ने भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। देखिए, नो हाउ इज़ अवेलेबल। और मैंने तो ये बिल्कुल पब्लिक किया हुआ है कि पाकिस्तान में अगर कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना होगा तो मैं डिज़ाइन फ़ी नहीं लूँगा। हम अपने, मेरे जो इंजीनियर्स हैं, लोग हैं काम करने वाले, उनको आप पे कर दें। मैं तो, मुझे यहाँ के पैसे नहीं चाहिए। ठीक। लेकिन अगर किसी में हिम्मत है देने की तो दे, क्योंकि या तो पैसे दें या 0 पे काम करवाएं। बीच की कोई चीज़ नहीं। मतलब रीजनेबल पैसे दें। अच्छा, ये बताइएगा लास्टली कि कराची का जो पर्टिकुलर मामला है, यानी हमें खैबर पख्तूनख्वा की समझ में आ गई कि दरियाओं का रास्ता नहीं रोकना, दरियाओं से आबादियां हटाएं और हम उसको राइटली फोरकास्ट कर सकें। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जो कराची या जैसे और इस्लामाबाद जैसे वहाँ पे वाक़या, जैसे जिसकी तरफ आपने ख़ुद इशारा किया कि वो कर्नल साहब अपनी बेटी के साथ ही उनकी गाड़ी डूब गई और बड़ा अंदोनाक वाक़या था, इस तरह की जो अर्बन फ्लडिंग है उसके लिए क्या सिर्फ नालों की सफाई काफ़ी है, और वो जो आपने बताया कि हम कुछ रिटेंशन प्लांट्स बना लें? सर देखें, पहले तो आप
जब परमिट करते हैं सोसाइटी को तो आप ड्रेनेज का ख्याल क्यों नहीं करते? आपको पता है ना कि ये जो डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट तो मशरूम की तरह हो रही है ना यहाँ, और हम ये भी ख्याल नहीं करते कि कितना एग्रीकल्चर का एरिया ज़ाया हो रहा है। तो उसके नहीं, लिए उसमें तो अब हमारी हुकूमत भी आ गई ना, और या नीम हुकूमती इदारे सब ही कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो हमारा अब कौमी ये कारोबार है। नहीं, चले कौमी कारोबार है, कोई बात नहीं है। हाँ, लोगों के पास घर होने चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। सिंपल तरीका अर्बन फ्लडिंग रोकने का इज टू स्टॉप द रेन वाटर फॉर 2 to 4 hours आउटसाइड द अर्बन एरिया। जो नाले लेके आ रहे हैं ना पानी, वो ज़्यादा फ्लडिंग करते हैं। जो अंदर का पानी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़कों से पुरानी एक बात की जाती थी कि अंग्रेज दौर में डूंगी ग्राउंड बनाए जाते थे। क्या जी? यानी डूंगी ग्राउंड, यानी कुछ जगह खुद छोड़ दी जाती थी जहां पे शहर भर का पानी आके जमा हो जाए। ये तो पुरानी हमने बात। अपने बचपन में भी देखा कि हम जिन शहरों में रहे वहां पे जो ग्राउंड थे वो जमीन से नीचे होते थे, बिल्कुल, और वहां पे पानी आके इकट्ठा हो जाता था। बिल्कुल जी। सर, आपको मैं एक बात ये बताऊं, जापान में जो रोड्स हैं उनके नीचे बहुत बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं। जब बारिश आती है सारा पानी वहाँ चला जाता है, वहाँ से उन्होंने एक पाइपलाइन डाली हुई है, अगर ज़्यादा हो गया तो समुद्र में डाल देते हैं। हम थाईलैंड में जाएं, वो रेन हार्वेस्टिंग करते हैं जी। आप चाइना में जाएं, वो रेन हार्वेस्टिंग करते हैं। तो सारी दुनिया में रेन हार्वेस्टिंग इज़ वेरी सिंपल। जब इमरान खान साहब की हुकूमत यानी पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त लाहौर में एक प्रोजेक्ट बना था कि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था, गालिबन लॉरेंस उसमें गार्डन्स में, कि जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया जाता था और फिर वो बाद में उसी बाग को दिया जाता था। सर, जो चीज़ अच्छी है उसको हमें कहना चाहिए। अभी सीएम पंजाब ने कई जगह पे प्लांट ये पॉन्ड्स बनाने का किया है वो, तो आई होप कि वो सही जगह बने हैं और सही बने हैं तो वो कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया एहतशाम थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ी डिटेल से आपने हमें समझाया इतना पेशेंस से आपने मेरी कि माहौलियात अब हमारा आने वाला चैलेंज है। जिस तरह जनाब एहतशामुल हक साहब ने कहा कि बाज़ औक़ात तो मौसम, जो सुहाने मौसम और ख़ूबसूरत मौसम और मौसमों के मामूल के तग़य्युरात, ऐसा लगता है कि इनमें कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन हकीकत यह है कि तब्दीली आ चुकी है। हमारा मॉनसून वो मॉनसून नहीं है जो पहले था। हमारा मॉनसून अब आफत की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। शहरों में पहले भी बारिशें होती रही थी, लेकिन अब की जो बारिशें हो रही हैं वो शहरों की ज़िंदगी को ख़तरनाक बना रही हैं। यके बाद दीगरे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि न सिर्फ ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह जाती है बल्कि इंसानी जानें भी उनके भेंट चढ़ रही हैं। हमें अपने इस माहौल को दुरुस्त करने में अपना किरदार अदा करना होगा, जो शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दुनिया में माहौल को ख़राब करने वाली क़ुव्वतें हमारी क़ुव्वत से बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आने वाली आफत को दुरुस्त तरीके से समझ लेना और उसके वक्त का तयन कर लेना, यानी वेदर फोरकास्ट, शायद इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।